हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर मैं आया हूं और आज का विषय है सेकंड मैरिज। क्या होगा भविष्य, यानी सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी, इस पर क्या फ्यूचर हो सकता है, इसी पर आज की ये टैरो रीडिंग बेस्ड रहेगी। और आज के रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 द लवर्स और पाइल नंबर 2 टू ऑफ कप्स। द लवर्स और टू ऑफ कप्स, ये दोनों के दोनों कार्ड्स प्रेम संबंधों को दिखाते हैं अपनी इमेज पर, इसीलिए इन दोनों को पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल के रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। आपने द लवर्स के कार्ड को चूज किया था, मेरे बगल में द लवर्स के कार्ड की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेकंड मैरिज के मामले पर टैरो आज आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन और क्या प्रिडिक्शंस और क्या गाइडेंस देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर 10 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 2 ऑफ सोर्ड्स। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना या एक ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आना जिसमें वापस जाने की कल्पना नहीं की जा सकती है। पाइल नंबर 1 ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक रिलेशनशिप के क्लोजर को देखा। रिलेशनशिप का क्लोज होना उनके जीवन का एक दुखद और सुखद एहसास एक साथ रहा। दुखद इसलिए रहा क्योंकि संबंध समाप्त हुआ, सुखद इसलिए रहा कि संबंध समाप्त हुआ। और उसके बाद आपने अपने आप को रिवाइव करने में थोड़ा समय लिया, जो कि ठीक भी था। रिवाइव हो गए हैं, वर्तमान में आप अपने जीवन में काफी ज्यादा संतुलित हैं। पाइल नंबर 1 में लगभग 40% ऐसे लोग हैं, पाइल नंबर 1 चूज किया है, जिन्होंने जो अपने वर्तमान जीवन में अकेले रहना पसंद कर रहे या कर रही हैं और दूसरे विवाह के बारे में सोच नहीं रहे। आप दूसरा विवाह नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहते और इस बात पर आप अपने आप में संतुष्ट और सफिशिएंट हैं, लेकिन फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर दिखता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपकी सोच में ये आ जाता है। 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पास्ट से अपने आप को ओवरकम कर लिया, जिन्होंने अपने उस ट्रॉमा वाली सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लिया है और अब सचमुच दूसरे विवाह के बारे में पॉजिटिव हैं। ये 60% लोग, ऐसा दिखता है कि पिछले कम से कम 1 साल से, कम से कम, अधिकतम तो जा सकता है, कम से कम 1 साल से पॉजिटिव हो चुके हैं और इस पॉजिटिविटी में होपफुल हैं कि इनकी दूसरी मैरिज अच्छी और सक्सेसफुल होगी, एक अच्छा भरा पूरा परिवार भी होगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या पॉजिटिव ही होंगे इसको लेकर डर भी दिखता है। यानी परिस्थितियां सकारात्मक होंगी इसको लेकर एक डर दिखता है, क्योंकि उनको कई बार ऐसा लगता है कि पुराने वाले रिलेशनशिप का ट्रॉमा आगे भविष्य में फिर रिपीट ना हो जाए। आपका ये डर गलत नहीं है, आपका डर सही है और आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। वर्तमान में जो हम आज रीडिंग कर रहे हैं ये है कि सेकंड मैरिज क्या है भविष्य। रीडिंग मुझे जो बताती है वो ये कि अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। ठीक है,
आप जब, चूंकि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब पहली बार देख रहे हैं वहां से ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर कोई टाइमलाइन में बताता हूं तो जब आपने इस रीडिंग को पहली बार देखा है यूट्यूब पर, वहां से टाइमलाइन को काउंट करिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूं तो या जब आपको ये रीडिंग पहली बार यूट्यूब पर अपलोडेड मिलेगी तो नवंबर 2025 का पहला सप्ताह रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको रीडिंग मिलती है मार्च 2026 में, आप पहली बार इसको मार्च 2026 में देख रहे हैं सपोज करिए, तो मार्च 2026 में जब आप इसे देख रहे हैं वहां से आप टाइमलाइन को कैलकुलेट करिए। और अगर आपने इसे नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में देखा तो आपके लिए यहां से टाइमलाइन शुरू होगी, ये इस तरह से है। यानी अगर आप रिपीट टेलीकास्ट भी देख रहे हैं तो जब आपने पहली दफा देखा था वहां से टाइमलाइन को काउंट करिएगा। 4 महीने शादी नहीं करनी है, दूसरी शादी नहीं करनी 4 महीने, ध्यान रखिएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनकी दूसरी मैरिज फिक्स नहीं हुई है। अगर बाई चांस आपकी दूसरी शादी फिक्स हो गई है और फिक्स होने के बाद आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आप पर एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए कोई सेकंड पार्टनर आइडेंटिफाइड नहीं है। वे लोग पहली बार जब इस रीडिंग को देख रहे हैं यहां से 4 महीने रुक जाएं, 4 महीने के बाद आगे बढ़ें, क्योंकि इधर 4 महीनों में लिए गए निर्णय सही साबित नहीं होंगे। और जिन लोगों की मैरिज अगर फिक्स हो गई है और वे इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए वो मैं आपको 1 मिनट चेक करके बता रहा हूं। अगर रिश्ता आपकी पसंद का है, दबाव का नहीं है, कई बार होता है ना फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इनका दबाव होता है कि भाई बहुत बढ़िया रिश्ता है, हाँ कर दो, इसमें कोई रिस्क नहीं है। नहीं, अगर आपकी पसंद का है, आपका दिल कहता है नहीं दिस पार्टनर विल बी गुड फॉर मी, ठीक, तो आगे बढ़िए। और आपका दिल अगर इस चीज में एग्री नहीं है, आप सिर्फ दबाव में काम कर रहे या कर रही हैं, तो पीछे हट जाइए। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं जो है कि ओरेकल ऑफ द फेरीज, और देखते हैं कि ओरेकल डेक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या देती है। क्योंकि 4 महीने रुकने का जो सिनेरियो आया है उसमें कुछ निगेटिविटी दिखती है। पास्ट का आपका रिलेशनशिप एक टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट कर गया आपके जीवन पर, और काफी नकारात्मकता के बाद अंततः वह संबंध समाप्त हुआ। पहला कार्ड आपके लिए है फ्लोरिश। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है हिडन डेप्थ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है लॉस्ट एंड फाउंड। 4th पोजीशन पर आपके लिए है होप। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है अबंडेंस। 5 कार्ड्स ओरेकल डेक से अपीयर हो चुके हैं। 4 महीने रुकने के लिए ये ओरेकल डेक भी मुझे कह रही है कि 4 महीने रुक जाएं जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं। देखिए 2-3 चीजें समझ लीजिए। सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी यस अपीयर हो रही है, दूसरा विवाह हो जाएगा, आपका परिवार भी बन जाएगा, ठीक है। आज की जो हमारी रीडिंग है इसको मैंने एज बाउंड नहीं किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एज बाउंड करके सेकंड मैरिज की रीडिंग करूं, सेकंड मैरिज की रीडिंग का एज बाउंड मतलब 25 से 35 साल वालों के लिए अलग, 36 से 45 साल वालों के लिए अलग, 46 से ऊपर के लिए अलग, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो ऐसा करने की। आप YouTube पर कमेंट कर सकते हैं, हमारे WhatsApp नंबर जो नीचे आपको दिख रहा है इस पर भी कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैसेज कर सकते हैं सिंपली। अच्छा, सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, लेकिन आपके लिए है कि थोड़ा सा आप धीमा चलें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सेकंड मैरिज को लेकर के ऐसा दिखता है कि आपके मन में एक ऊहापोह है, यानी कि एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का संगम है। तो आप कहीं कहीं पॉजिटिव और कहीं कहीं नेगेटिव भी हैं। आपके जीवन में सबसे अच्छी चीज यह है कि आपने अपने आप को ओवरकम कर लिया है, ऐसा दिखता तो है। और चूंकि आपने अपने को ओवरकम कर लिया है, इसका यह अर्थ कतई नहीं है, रीडिंग कहती है कि पास्ट को भुला दिया जाए, नहीं, पास्ट को याद भी रखा जाएगा। और अब आप एक नई होप में दिख रहे हैं। वो नई होप जो आपके जीवन में अब आ रही है वो आपके आगे के जीवन को बेहतर कर देगी, लेकिन उस बेहतरी तक जाने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। नियम जो आप अपने लिए बनाएं, नियम जिन पर आप चलें, नियम जो आप दूसरों के लिए ना तोड़ें। सबसे पहला, आपकी अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है।
मान लीजिए आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसका पहला संबंध विच्छेद हो गया है, यानी डिवोर्स हो गया, आपके साथ संतान भी है, 1 या 2 जो भी है, एक कंडीशन ले रहा हूं मैं, और अब आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को एक बेहतर भविष्य मिले, इसलिए मुझे दूसरी शादी में जाना चाहिए। उस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए दूसरी शादी नहीं करिए, खुद मैनेज करिए, शादी करने की जरूरत नहीं। आप अपने जीवन को बेहतर करने के लिए दूसरी शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आगे बढ़िए। अगर आपका जीवन बेहतर होगा तो आपके बच्चे को उसका ऑटोमेटिक बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आपका जीवन बेहतर होगा तो बच्चे का नहीं होगा, वो भी चूंकि आपके साथ में है। तो इसलिए अपने मन में कुछ ऐसी नकारात्मकताएं हैं जो आपने छिपा रखी हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आप कई बार सोचती हैं, कई बार आप चाहती हैं कि आप किसी से कह दें लेकिन कह नहीं पाती। उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, कंट्राडिक्शन चल रहा है यहाँ पे। उन चीजों से आपको कम से कम किसी और से कहीं ना कहीं खुद में क्लियर हो जाना है। मतलब मुझे किस तरह का रिश्ता चाहिए, ठीक है, मुझे क्या कंडीशंस पर एग्री करना है, किन कंडीशंस पर मुझे एग्री नहीं करना है, और सामने वाले पार्टनर में मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। ये सारी चीजें जब हमारी मीटिंग होगी तो मुझे अपनी कंडीशन बतानी है नहीं बतानी है, या मैं जीवन में अकेले ही आगे बढ़ूं या विवाह करके बढ़ूं, ये सारी चीजें जो हैं इन डेप्थ कहीं ना कहीं आपके मन को मथ रही हैं। इसमें कम से कम आपको खुद को क्लियर करना होगा। इस क्लियरिटी वाले मामले में 2 चीजें आ रही हैं। सबसे पहला, करीब 30-35% लोग ऐसे हैं रीडिंग को देख रहे हैं जिनके लिए ये क्लियर करना उतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा अपने साथ एनालाइज करेंगे, एनालिसिसमेंट अपना खुद का करेंगे, सेल्फ इंटरव्यू करेंगे तो अपने मन को, अंतर मन को क्लियर कर पाएंगे और एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू पर पहुंचेंगे कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन 65% ऐसे लोग हैं जो जब भी अपने मन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो और उलझ रहे हैं और ज्यादा उलझन बढ़ रही है। ये उलझन अगर वे सुलझाने की कोशिश करती हैं और इस उलझन में अपने आप को और ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं तो उलझन न सिर्फ उलझ रही है बल्कि पास्ट का जो डिजास्टर ट्रॉमा सिचुएशन था, जो डिप्रेशन पास्ट वाला था, वो हावी होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये 65% लोग इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते, एक डाउटफुल माइंडसेट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्हें थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है, जो कि दिखता है क्योंकि आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से जो निकल आए हैं उसमें पूरा निकलना नहीं हुआ है। वो ट्रॉमा आपके जीवन को कहीं ना कहीं छोटा सा अफेक्ट दे रहा है जो कभी कभी हावी हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप सही समझें तो आप मेरे साथ एक सेशन कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि मैं आपकी सही मदद कर पाऊंगा, आप किसी और के साथ सेशन बुक कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन मेरी ओर से आपको नहीं, ठीक। लेकिन इसे थोड़ा क्लियर कर लीजिए क्योंकि क्लियर करने के बाद आपका जो विजन है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और एक बार आपका विजन क्रिस्टल क्लियर हो गया तो चीजें आपकी ऑब्जर्वेशन में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में परिवर्तन आने के बाद अलग ढंग से आएंगी और उस अलग ढंग का बेहतर रिजल्ट मिलेगा। देखिए क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी क्षेत्र में, किसी मामले में एक नकारात्मक माइंडसेट लेके चल रहे हैं तो हमसे डिसीजन में गलती होती है, कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो जाते हैं। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ओवरऑल आपके सेकंड मैरिज के योग बने हैं, सेकंड मैरिज होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन 4 महीने जब रीडिंग देख रहे हैं तो वेट करना है, देन आफ्टर आप आगे बढ़ सकते हैं। नए पार्टनर का चुनाव आप अपनी पसंद से करें, भले फैमिली वाले खोज के लाएं, रिलेटिव्स खोज के ले आए, लेकिन जब तक आपका अंतर्मन नहीं कहता कि ये पर्सन मेरे लिए सही रहेगी या रहेगा, तब तक आप आगे ना बढ़ें। अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होती है, मैं सजेस्ट करूंगा कुंडली मिलान करवा लीजिए अपने नजदीकी पंडित जी से। कुंडली मिलान में सप्तम भाव की गणना करा लीजिए दोनों कुंडलियों में, राहु केतु की स्थिति को चेक करवा लीजिए दोनों कुंडली में, और नाड़ी दोष, भकूट दोष नहीं होना चाहिए दोनों की कुंडली में। इतना ध्यान, ये 4 चीजें हैं, नाड़ी दोष नहीं हो, भकूट दोष नहीं हो, सप्तम भाव की गणना कर लें पंडित जी, और चौथा है कि राहु केतु की पोजीशन दोनों चार्ट्स में, कि राहु केतु ऐसी पोजीशन पे तो नहीं है जहां पे डिस्टरबेंस बढ़ रही हो, ठीक है।
इसको गणना करवा लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अथवा आप मेरी या किसी टैरो रीडर की भी मदद ले सकते हैं, जो आपको सेशन में समझा सके, बता सके कि भाई फला पर्सन के साथ आपका फ्यूचर सही रहेगा या नहीं, वो एक कर सकते हैं। दूसरा, आप रुक कर, लग कर, समझ कर, संभल कर एक डिसीजन लेते हैं तो आपके नए यानी सेकंड मैरिड लाइफ के न सिर्फ सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज बनी है, बल्कि सेकंड मैरिज आपको लाइफ टाइम का सिक्योर रिलेशनशिप देने वाला होगा। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो आपका भविष्य है कि आपका दूसरा विवाह हो जाएगा, और आपका भविष्य है कि आपका दूसरा विवाह जीवन पर्यंत भी चलेगा। लेकिन अगर इनिशियल सावधानियां नहीं रखी गई तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग कैसी लगी आपको? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 2 ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेकंड मैरिज क्या है, भविष्य आपका। टैरो इस पर क्या गाइड करते हैं आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए है द हैंग्ड मैन, सेकंड आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है जजमेंट, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द डेविल, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। लगभग आधे लोग पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आधे लोग, मतलब अगर 100 लोगों ने सेलेक्ट किया है तो 50 लोग है ना, 50% अभी भी डिवोर्स प्रोसीजर में है। ये एक प्रॉब्लम है। खैर, इसमें थोड़ा समय लगना है, डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन डिवोर्स प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा बुरा बनना पड़ेगा। मतलब कई बार होता है ना कि भाई हम इस रिलेशन से बस बाहर निकल जाएं, किसी भी कैसे भी करके। थोड़ा सा बुरा बनना पड़ेगा, थोड़ा सा सामने वाले को हैरेसमेंट फील होनी चाहिए। थोड़ी सी, मतलब इतना हैरेसमेंट नहीं करना है कि पर्सन कुछ उल्टा पुल्टा कर ले। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आजकल सोसाइटी में बहुत कुछ गड़बड़ भी चल रही है। थोड़ा सा आपको अपने लॉयर से बात करनी है, अपने वकील से बात करनी है कि भाई मेरे केस को इस तरह से घुमाने की कोशिश करिए कि सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि यार छोड़ो यार, ये रिलेशन खत्म करो, ठीक है ना। इस पर ध्यान दीजिए। पुराने रिलेशनशिप का ट्रॉमा कंटिन्यू है। आपने अपने आप को काफी संभालने की कोशिश करी है, आपने स्वीकार कर लिया कि पुराना संबंध समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी आप उबर नहीं पाए हैं, उबर नहीं पाई हैं। इस वाले मामले में आपको थोड़ी सी मदद की जरूरत है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप किसी पर्सन से बात कर लें, किसी काउंसलर से डिस्कशन कर लें, किसी टैरो रीडर से अपने बारे में रीडिंग ले लें। वैसे ज्यादा बेहतर होगा काउंसलिंग करवाना। आप मेरे साथ काउंसलिंग सेशन में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको बाई चांस किसी भी वजह से लगता है कि नहीं यार कृष्णा जी ठीक नहीं रहेंगे, तो आप जिसको सही समझे उसके साथ काउंसलिंग कर लें, ठीक है। लेकिन जरूरत है भाई, तभी मैं बता रहा हूं। उसकी कारण क्या है? आप ऊपर से देखने में ठीक हो गए हैं, अंदर से अभी भी दर्द बुरी तरह का बना हुआ है। आप होपफुल हो गए हैं फ्यूचर को लेकर के, अंदर दर्द बुरी तरह से बना हुआ है। आपने अपने आप को समझा दिया है कि अब मुझे अपना देखना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। वो इंसान जो छूट गई या छूट गया भाड़ में जाए, रहे ना रहे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन पेन अंदर अभी बना हुआ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आपको काउंसलिंग की एक्चुअल जरूरत है। अब जैसे मेरे साथ अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो चूंकि मैं टैरो रीडर भी हूं, तो काउंसलिंग सेशन में काउंसलिंग भी चलती है और आपके कुछ सवाल भी, उसके भी मैं टैरो से आंसर कर देता हूं। तो खैर वो आपके ऊपर है। अच्छा, यहां पर अब हम थोड़ा और चीजों को डीप लेते हैं। रिलेशनशिप में चीजों के खराब होने के पीछे, थोड़ा पास्ट की बातें देख लें। रिलेशनशिप में चीजों के खराब होने के पीछे, बुरा मत मानिएगा बट आपका भी योगदान दिखता है। आपने चीजों को उस ढंग से मैनेज नहीं किया, आपने सही समय पर स्टैंड नहीं लिया, आपने उस मामले में अपने आप को या तो लाचारगी में डाल दिया या तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक
प्रॉपर स्टैंड लेकर के जूझने वाली कंडीशन नहीं करी। आप कहेंगे भाई झगड़ा हमारा बहुत हुआ, ठीक, आप कहेंगे यार झगड़ा तो हमारा बहुत हुआ था। झगड़े की बात अलग है, झगड़ा होना स्टैंड लेना नहीं होता है, ठीक है। स्टैंड लेना एक लॉजिकल काम है, तो वो नहीं हुआ। खैर, अब आपके लिए फॉर्चुनेट क्या रहा कि भाई ईश्वर ने आपके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन कर दिया है। अभी कुछ अपेक्षित है। अब यहाँ दो चीजें आ रही हैं। जो लोग डिवोर्स ले चुके हैं उनके लिए पहले 50% ऐसे हैं जिनका डिवोर्स हो गया, पाइल नंबर 2। तो जिनका जिनका डिवोर्स हो गया उनके लिए क्या है कि भाई देखो, आपके जीवन में, अब डिवोर्स ले चुके वाले सुने ध्यान से, आपके जीवन में ईश्वर ने कुछ समय पहले परिवर्तन कर दिया और आपकी जिंदगी ऑन द ट्रैक आ गई, लेकिन आप अपने आप को पुराने ट्रॉमा से अभी भी रिकनेक्ट कर रहे हैं, फिर आप अपने आप को जोड़ रहे हैं। वो मत करिए ना, उसको जोड़ना बंद कर दीजिए। दूसरा, आप सोचते तो हैं कि भाई मैं अपनी राह अलग चुन लूं, मुझे अब अपना देखना चाहिए, मुझे दूसरे की परवाह नहीं करनी चाहिए और मुझे इमोशनल नहीं होना चाहिए, और बार बार आप इमोशनल भी हो रहे हैं। तो अपने आप को प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल होना कोई गुनाह नहीं है। प्रैक्टिकल जो पद्धति मैं बताता हूं, जो मैं तरीका बताता हूं प्रैक्टिकल होने का, उसमें कुछ अन्याय नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई बैड कर्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं आप अपने आप को देखिए। हम दूसरे का नुकसान देख ही नहीं रहे, हम तो दूसरे का फायदा भी नहीं देख रहे। जैसे मैं और आप दो लोग हैं और मैंने कहा कि भाई मुझे अपना फायदा देखना है, मैं आपके फायदे को भाई कंसीडर ही नहीं कर रहा। बहना, मैं आपके फायदे और नुकसान दोनों को नहीं कंसीडर कर रहा। मेरी बला से आपका लाभ हो, बहुत बढ़िया, आपका नुकसान हो, आपकी प्रॉब्लम, फायदा हो तो भी आपकी प्रॉब्लम, मुझे नहीं लेना देना आपके फायदे से और आपके नुकसान से। और मैं बस अपनी राह पकड़ कर चल रहा हूं, तो मैं कहां गलत हूं? मैंने कहां कोई बैड कर्म किया? यही इतना करना है आपको, ये करिए। दूसरी चीज, सेकंड मैरिज को लेकर के होप दिखती है और डर भी दिखता है। जो लोग डिवोर्स ले चुके उनकी बात कर रहा हूं। होप इसलिए दिखता है कि आपको लगता है कि यार शायद रिलेशनशिप बढ़िया हो जाए, शायद चीजें बेहतर हो जाए। डर इसलिए दिखता है कि पता नहीं यार हम मैनेज कर पाएंगे या नहीं, या मेरी किस्मत में क्या है। तो आपके लिए रीडिंग कहती है कि होपफुल रहिए, आपकी सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी 100% अपीयर है और रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा। लेकिन फैमिली की मर्जी सहमति के द्वारा ही रिलेशनशिप बनाइएगा। एक मिनट, मैं इसको जरा चेक कर लूं। मुझे ऐसा इंट्यूशन में आ रहा है कि अरेंज मैरिज करनी है, लेकिन चूंकि बीच में डेविल का कार्ड अपीयर हुआ है तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले नहीं पा रहा। हालांकि आ तो रहा है कि अरेंज मैरिज करने, मैं देख लेता हूं लव वाले मामले को। हाँ जी, लव रिलेशनशिप में जो लोग डिवोर्स ले चुके हैं, आपको लव रिलेशनशिप बना करके, प्यार करके शादी तक पहुंचना नहीं है। अरेंज मैरिज कर लीजिए सीधा। सामने एक पर्सन को चूज करिए, फैमिली रिलेटिव जिनके थ्रू भी मिले उसे चूज करिए, उसके साथ विवाह करिए, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। लव रिलेशनशिप वाले मामले में सक्सेस रेट नहीं आएगा। अब उनकी बात करते हैं जिनका डिवोर्स अभी नहीं हुआ है। आपके डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटी रेट अपीयर है, और आपका डिवोर्स कब तक हो जाएगा एक बार इसे देखते हैं। वैसे आज की रीडिंग डिवोर्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। आप लोग मुझे मैसेज करिएगा अगर डिवोर्स के ऊपर प्रॉपर कंप्लीट रीडिंग डिवोर्स पर चाहिए तो। वाह भाई, बहुत बढ़िया। 3 से निकाल रहा था, 5 कार्ड निकालने पड़ गए मुझे। ठीक है, उसका रीजन है कि ये पर्सनल रीडिंग चल नहीं रही है तो स्पेसिफिक आएगा नहीं। ये कहता है कि लगने तो 3 साल हैं, लेकिन 1 साल के अंदर मामला निपट सकता है अगर निपटाया जाएगा। बहुत थोड़े से 10% लोग हैं जिनका अगले 6 महीने में डिवोर्स कंप्लीट हो जाना है। अब मैं एक और चीज यहां क्लियर कर दूं, ये जो टाइम लाइंस मैंने बताई हैं आप इसको कैलकुलेट करेंगे जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं। जैसे ये रीडिंग YouTube पर पब्लिश होगी नवंबर के पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक इन नवंबर। मान लीजिए आप इस रीडिंग को फरवरी 2026 में देख रहे हैं, तो वहां से कैलकुलेट करिएगा, फिर नवंबर से नहीं कैलकुलेट करिएगा, पब्लिश डेट से नहीं, जब आप पहली बार देख रहे हैं। अगली चीज है, मैंने 6 महीने कहा, 1 साल कहा, 3 साल कहा। ऐसा नहीं है कि 1 साल वाले मामले में 1 साल यानी 12 महीना पूरा होने के बाद होगा, नहीं, 12 महीने में हो जाना है, 36 महीने में हो जाना है, 6 महीने में हो जाना है, आज से लेके 6 महीने, इस तरह से है ये। तो डिवोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिवोर्स होने के बाद में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि एक बार जब डिवोर्स पेपर साइन हो जाए तो देखिए, चूंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए जनरल वे आ रहा है। मुझे
जैसे मैं जब पर्सनल रीडिंग करता हूं तो उसमें क्लियर कट आता है, बहुत क्लियर बताता हूं कि आपको इतना टाइम रुकना है, क्योंकि अभी जब तक डिवोर्स नहीं हुआ है, आप भले अलग अलग हैं, भले डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा चल रहा है, लेकिन अभी हैं पति पत्नी, वो भी लीगल टर्म्स में। एक बार जब लीगल टर्म्स खत्म हो जाते हैं तो इसे ऐसा समझिए कि आपके जीवन में, इसको आसान भाषा में समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। समझिए एक इंसान के साथ आपकी जिंदगी की गाड़ी एक पटरी पर चल रही थी, किसी के साथ जुड़े थे, अब आप अलग हट गए, आप दूसरी जगह रहने लगे, डिवोर्स केस चलने लगा, लेकिन अभी चल उसी ट्रैक पे रहे हैं, अभी दूसरे ट्रैक पे नहीं है। डिवोर्स पेपर साइन होने का मतलब आपने ट्रैक बदल दिया, अब आप दूसरे ट्रैक पर आ गए, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैक नहीं है, खाली जमीन। आप आ तो गए लेकिन कोई रास्ता वास्ता है नहीं। अब ईश्वर को आपके लिए नया रास्ता बनाना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा समय चाहिए होता है। आपके लिए 6 महीने हैं, ठीक है, ये जनरल है, तो 6 महीने कम से कम है। अब जैसे मैं अगर पर्सनल, आप ही मेरे साथ अगर पर्सनल रीडिंग में आ जाए तो आपके लिए 4-5 महीने या 7-8-9 महीने भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 साल तक जाता है। बहुत रेयर केस है, जैसे 5-6 हजार लोगों में से किसी एक के लिए 1.5 साल भी आता है। मोस्टली मानकर चलिए साल भर के अंदर का मामला होता है जब आपको रुकना होता है। रुकना क्यों होता है? क्योंकि अगर उस ड्यूरेशन में आप दूसरी शादी कर लें तो गलती से आपके जीवन में पहले वाले पार्टनर की फोटोकॉपी आ जाएगी, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ना विवाह करने का। तो इसलिए रुकना है, 6 महीने रुकना है। अब हम लेंगे ओरेकल कार्ड, जो आज की डेक हमारी है, यह है ओरेकल ऑफ द फेरीज, और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए पाइल नंबर 2 देती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है, गो आउटसाइड, बहुत बढ़िया, बाहर चले जाओ। सेकंड कार्ड है बिलीव इन मैजिक, वाह भाई। थर्ड पर है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है फ्रेंडशिप, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है मून एनर्जी, बहुत बढ़िया कार्ड। सबसे पहला कार्ड हमारा है जो कहता है गो आउटसाइड। गो आउटसाइड का मतलब होता है बाहर जाओ। बाहर जाओ, कहां जाएं? घर से बाहर चले जाएं। यह कार्ड कहता है कि अपने मन में चल रही उस निगेटिविटी से बाहर हो जाओ। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, कहता है मन में चल रही निगेटिविटी से बाहर हो जाओ। यह बिल्कुल नहीं कहता कि अपने मन की निगेटिविटी को बाहर कर दो, क्योंकि करोगे कैसे आप? दिमाग में चल रही निगेटिविटी हम निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर है और वो एक विचार है, कोई ऐसा फिजिकल चीज तो है नहीं कि खींचा और बाहर कर ही नहीं सकते। आपको बाहर होना है। दिमाग में जो निगेटिव चलता है, चलने दो, इसे आसान भाषा में समझाता हूं। दिमाग में जो नकारात्मकता चलती है उसके साथ खुद को जोड़िए मत, बैठ करके उस निगेटिविटी का कॉन्सिक्वेंस मत बनाइए, उसकी क्रोनोलॉजी मत बनाइए, उसमें घटनाक्रम मत जोड़िए। दिमाग में निगेटिविटी है, रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? दिमाग वैसे भी निगेटिव सोचने की मशीन हमारा है। हमारा जो ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन है, यह निगेटिव थिंकिंग मशीन है। निगेटिव ही सोचेगा, गलत ही सोचेगा, सही सोच नहीं। सही तो हम सोचते हैं इंटेंशन के साथ में, ठीक है। जैसे साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च करी थी, बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रीशियस, महंगी महंगी चीजें होती है ना जिसको चुरा सकते थे, नहीं चुराया, सामने वाले को बता, भैया आपका फोन पड़ा है, आपकी अंगूठी गिर गई, आपका रुपया पड़ा है। उनसे पूछा कि क्या पहला थॉट आपको आया था कि ये चुरा ले? उन्होंने कहा हाँ, पहला थॉट तो यही आया था कि इसको हम चुरा ले, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं नहीं, ये मोरल नहीं, नैतिकता नहीं है, चोरी नहीं करनी, जिसका है उसको दे दो। पहला थॉट ब्रेन का था, आपका नहीं था, वो निगेटिव ही सोचेगा। दूसरा थॉट आपका था कि हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें चोरी नहीं करनी है। सारे धर्म ग्रंथ, और सारे धर्म ग्रंथ मतलब जो धर्म ग्रंथ है, वे क्या सिखाते? कहते चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अधर्म का साथ मत दो। क्या कभी कोई, चलो धर्म ग्रंथ भी छोड़ो यार, मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते थिंक पॉजिटिव, कहते हैं। क्या कभी कोई कहता है थिंक निगेटिव? किसी को हमें कहना पड़ता है कि अरे जरा निगेटिव भी सोचा करो? नहीं कहना पड़ता। क्यों? क्योंकि निगेटिव तो ऑटोमेटिक है। तो ये ऑटोमेटिक है, उससे आपको अपने आप को बाहर करना है, क्योंकि वो तो रहेगा, आप उससे जुड़िए मत। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सोच में, आपकी समझ में एक व्यापक परिवर्तन आ गया। वो व्यापक परिवर्तन आपको न सिर्फ अपने
पॉइंट ऑफ व्यू के शिफ्ट को समझने में मदद कर देगा, बल्कि आगे देखने में भी मदद करेगा। और अब आप अपने वर्तमान जीवन को लेकर के और भविष्य को लेकर, अभी शादी की बात नहीं कर रहा हूं, वर्तमान जीवन और भविष्य को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिश करिए लोगों को मत शेयर करिए, क्योंकि बताने से चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। अगली चीज यह है कि आप यहां पर ये क्यों आ रहा है, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि ये मुझे कंट्राडिक्ट इंफॉर्मेशन यानी विरोधाभासी जानकारियां देता है। पहली जानकारी क्या देता है, कहता है कि तुम लोगों से जो, अब मैं रीडिंग पढ़ रहा हूं सीधे सीधे तो इसी की भाषा चलेगी, हाँ मेरी नहीं चलेगी। पहला कहता है कि जो तुम लोगों से इतना जुड़ाव रख रहे हो, उस जुड़ाव में थोड़ी कमी लाने की जरूरत है। और दूसरा कहता है कि जो तुमने लोगों से खुद को जोड़ा ही नहीं है, अलग थलग हुए हो, खुद को जोड़ भी लो। यही कंट्राडिक्ट था। दैट मीन्स कि 50-50% में आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, पाइल नंबर 2 में, चूंकि जनरल रीडिंग चल रही है, पर्सनल होती तो स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए आ जाता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज से कट गए हैं रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस की वजह से, तो उनके लिए है कि थोड़ा सा जोड़िए खुद को। जोड़ने में अब ये कहता है, इंटरप्रिटेशन 4 कार्ड्स का कहता है कि जब जुड़ो तो उन्हें अपनी निगेटिविटी मत बताओ, बट उनके साथ खुश रहो। उनको ये मत बताओ कि अरे भाई हम तो एकदम दुखी हो गए हैं, हमारा जीवन ही व्यर्थ हो गया, हमारा तो रिलेशन खराब। रोना मत रोइए, हो गया ना, स्वीकार कर लीजिए। अब उसके साथ आगे बढ़िए, जिसके साथ भी आप, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, कोई भी है, आप उसके साथ आगे बढ़िए, ठीक है। उन लोगों के लिए जो उससे निकल तो आए हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को आधार बना लिया, लोगों के कंधे पे सर रख के रो रहे हैं, उनको कहता है थोड़ा सा आप पीछे हटो, इतना क्या रोना धोना, इतना भी क्या जुड़ जाना, थोड़ा सा स्पेस लो, स्पेस दो। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को, अब बुरा मत मानिएगा अगला शब्द, मून एनर्जी का कार्ड जो कहता है अपने आप को आप लुनैटिक होने से बचा लेंगे। लुनैटिक का मतलब होता है पागलपन से। पागलपन का वो मतलब नहीं कि आपको भर्ती करना पड़ेगा, पागलपन का वो मतलब है कि हमें करना एक्स है, हम कर वाई रहे हैं, जाना लेफ्ट है, जा राइट रहे हैं, ठीक। तो उस चीज में अपने आप को मैनेज कैसे करेंगे, मैनेज करने के लिए रीडिंग कहती है कि आपको बस ये समझने की कोशिश करनी होगी कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखें। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, चूंकि स्त्री पुरुष दोनों देख रहे हैं इसलिए मैं जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वरना दोनों जेंडर के लिए हैप्पीनेस के पैरामीटर्स पर काम करना अलग अलग हो जाता है। तो सिंपल क्या काम है, 2 काम कर लीजिए। आपके जो अंतर्मन है वो प्रसन्नता का अनुभव करेगा। पहला, मुस्कुराइए, अपने चेहरे पर एक छोटी सी मामूली सी स्माइल ले आइए। और दूसरा, लोगों को, सिचुएशन को जज मत करिए जब तक कि सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि अब तो जज करना ही पड़ेगा। जज मत करिए का मतलब बिना समझे हुए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपको मिलना है, अभी मुलाकात हुई नहीं, उसके बारे में आपने सुना, पढ़ा, किसी ने बताया या जो भी है व्हाटएवर, और वो सुनी पढ़ी बातों से आपने उसके बारे में एक परसेप्शन बना लिया। नहीं, उससे मिलिए फिर परसेप्शन बनाइए। तो अपने मन को उस तरफ थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। और आने वाले भविष्य में आपके दूसरे विवाह होने की संभावना 100% बनी हुई है, लेकिन यहां पर दूसरा विवाह कब होगा उसकी टाइमलाइन नहीं आ रही। दूसरा विवाह सक्सेसफुल होगा, आपका परिवार बन जाएगा, फैमिली रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे, चीजें आपके फेवर में पॉजिटिव रहेंगी और आप अपने पुराने ट्रॉमा सिचुएशन को बिल्कुल भूल जाएंगे। भूल जाएंगे का मतलब जो यहां पर है वो ये है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि पुराना रिलेशन खत्म हो जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा, दिमाग में रहेगा, लेकिन वो आपको पिन करना बंद कर देगा। वो रिलेशन की यादें आपको चुभना बंद कर देंगी और आप ठीक है एज इट इज उसको मान के चलेंगे कि वो अब मुझे दर्द नहीं दे रहा। और आप अपने नए रिलेशन में न सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि आपके बच्चे होने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। बच्चे होने की पॉसिबिलिटी जैसे ही मैंने बोली, मुझे कहता है कि एज स्पेसिफिक है, जब तक फर्टिलिटी चल रही है, बॉडी फर्टाइल है, तब तक बिल्कुल 100% पॉसिबल है। मैं पॉजिटिव बोलने जा रहा था, कहता पॉसिबल है। टैरो रीडिंग में कई बार ऐसा होता है कि हमारे शब्दों को ये कंट्रोल करते हैं। खैर, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, मैं फिर पॉजिटिव बोलने जा रहा था। लेकिन इस पॉसिबिलिटी में
दो चीजें फैक्टर करेंगी, मुझे लगा खत्म हो गया। फैक्टर नंबर 1 फर्टाइल रेट होना चाहिए, यानी बॉडी फर्टाइल होनी चाहिए, और दूसरा मन होना चाहिए बेबी प्लान करने का। अगर है तो बिल्कुल संभव है। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।